बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर में आज के मेरे इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डेफिनेशन ऑफ इनकम, आय की परिभाषा। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 24 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं पर भी इनकम की स्पष्ट एवं पूर्ण डेफिनेशन नहीं दी गई है। केवल अधिनियम की सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में उन आइटम्स का उल्लेख किया गया है जिन्हें इनकम में सम्मिलित किया जाता है, जैसे लाभ, लाभांश, पूर्णतया या मुख्यतया सरकारी वित्त संचालित संस्थान को छोड़कर कोई पुण्यार्थ एवं धार्मिक प्रन्यास को प्राप्त कोई स्वैच्छिक अनुदान की राशि, अनुलाभ या वेतन के स्थान का लाभ का मूल्य जो धारा 17(2) और 3 के अंतर्गत कर योग्य होता है। करदाता जहाँ नियुक्त है वहाँ पर सामान्यतः रहता है, वहाँ उसके निजी व्यय की पूर्ति हेतु या कोई विशिष्ट भत्ते अगर उसे मिलते हैं। धारा 28 के अंतर्गत कर योग्य राशि और धारा 41 और 59 के अंतर्गत कर योग्य राशि, धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य पूंजीगत लाभ, बीमा व्यवसाय के लाभ, लॉटरी वर्ग गुड़दौड़ पहली से खेल में जीती गई राशि, 2 सबसेक्शन 24 सबसेक्शन एक्स के अंतर्गत प्राप्त राशि, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी धारक को प्राप्त राशि, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जिसका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 80U में किया गया हो, क्लोजिंग हेल्ड कंपनी के अंतर्गत संबंधियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त उपहार या कोई नकद राशि 50,000 रुपये तक कर मुक्त होती है। तो स्टूडेंट, स्कोप ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं उसके अंतर्गत ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखलाए हैं, आय की उपयुक्त वर्णित परिभाषा में आय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देती, यह केवल आय का क्षेत्र बताती, जिसमें प्रॉफिट एंड गेंस, डिविडेंड हैं, सेक्शन 28, सेक्शन 45, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लोजली हेल्डेड कंपनी, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब इंक्लूड होता है। जब हम स्कोप ऑफ इनकम की बात करते हैं तो न्यायाधीशों की परिभाषाओं में सर लाउंस के द्वारा आयकर आयुक्त बनाम शो वॉलेस एंड कंपनी के मामले में दी गई परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इनकम इन दिस कॉन्टेक्स्ट पीरियोडिकल मॉनेटरी रिटर्न कमिंग इन विथ सम रेगुलेटरी और एक्सपेक्टेड डिफाइंड सोर्स, thus income has likened to the fruit और आगे आपको दे रखा है कि आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता से तथा निश्चित साधनों से जो है वह उत्पन्न होती है। आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान होती है। तो यहाँ पे आय को क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है, किसी भी राशि को आय मानने के लिए निम्नलिखित तथ्य देखे जाते हैं, जिसमें आय का साधन, आय की नियमितता, मुद्रा के रूप में, आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए, अवैध साधनों से आय, आय के स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर आय, आय का उपयोग व आय का मोड, जिसे मैं मेरी अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिटेल में समझाऊंगी, प्राप्ति के देय होते ही आय होना, मूल्य वृद्धि आय नहीं है, संभावित आय को आय नहीं मानेंगे, स्थायी या अस्थायी स्रोत, प्रथम बार प्राप्त होने पर आय है तो आय होगी अन्यथा आय नहीं मानेंगे, धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियाँ, पिन धनराशि आय नहीं है, आय में हानि भी शामिल है, आयगत प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्ति में अंतर है, मूलधन एवं ब्याज का समायोजन। तो जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द इनकम में, सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलेटरी ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी,
income should come from external sources, income from legal sources, disputed income is also income, application and diversion of income, जब वह रिसिप्ट के समय दे हो, ड्यूज़ हो, तभी वह इनकम कंसिडर होगी. इंक्रीज इन प्राइस इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम, probable income is not treated as income. If first time receipt is income, it will be treated as income, otherwise not. कोई भी राशि प्राप्त करते समय आय है तभी उसे आय माना जाएगा. जैसे कि एक व्यक्ति असेट्स के सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट करते समय परचेज़र से कुछ अमाउंट एडवांस के रूप में प्राप्त कर लेता है और बाद में परचेज़र उस असेट्स को परचेज़ नहीं कर पाता है, तो सेलर उस अमाउंट को फॉरफीचर कर लेता है, जब्त कर लेता है. जो उसने फॉरफीट करी अमाउंट वो इनकम टैक्स की दृष्टि से सेलर की आय नहीं मानी जाएगी. लेकिन यदि असेसी किसी विशेष वस्तु का व्यवसाय करता है और उसके बदले में उसे कोई एडवांस को वो फॉरफीचर करता है तो वह उसकी आय मानी जाएगी. और यदि किसी पर्सन को कोई राशि या संपत्ति गिफ्ट में या भेंट में प्राप्त होती तो ऐसी प्राप्ति भी आय नहीं मानी जाएगी. फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के संबंध में प्राप्तियाँ. प्रिंट मनी इज़ नॉट एन इनकम. इनकम इंक्लूड्स लॉसेस. कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस है. और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का समायोजन. अब स्टूडेंट की आय है वो सिद्ध करने का वेट किसके ऊपर है, वो कौन बताएगा? तो करदाता यानी असेसी को किसी इनकम को, इनकम टैक्स विभाग को यदि इनकम बनाना है तो उसे प्रूव करने का भार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह राशि आय है. इसके विपरीत यह प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई इनकम इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम है नहीं, वह असेसी बतलाएगा. यानी यदि वह यह कहता है कि यह इनकम है तो ये तो प्रूव करने का किसकी जिम्मेदारी हुई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की. और यदि असेसी कहता है कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम नहीं है तो यह प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? असेसी की होगी. अब मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ द इनकम. एप्लीकेशन जो है उपयोग है, इसमें यदि करदाता आय का अपनी स्वयं की इच्छा से उपयोग करता है या ट्रांसफ़र करता है तो इसे आय का उपयोग कहते हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो है वह असेसी की इनकम मानी जाएगी तथा असेसी को ऐसी इनकम पर कर देना होगा. जैसे कि एम्प्लॉय के सैलरी में से सभी कटौतियाँ होती, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की होती, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि की होती, तो उनको एप्लीकेशन ऑफ द मनी यानी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आय का उपयोग कहते हैं. और इसीलिए एम्प्लॉय को ग्रॉस सैलरी पर टैक्स देना होता है, नेट सैलरी पर नहीं. अब हम डाइवर्जन ऑफ द इनकम यदि कहते हैं तो डाइवर्जन ऑफ द इनकम जो है वह असेसी द्वारा उस पर कोई टैक्स जो है वह नहीं दिया जाता है और यह करदाता की आय नहीं मानी जाती है. यदि कोई आय किसी दूसरे व्यक्ति को देने के प्रयोजन से प्राप्त होती तो इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम कहते हैं. जैसे कि ए और बी सम्मिलित रूप से एक न्यूज़पेपर में क्या कर रहे हैं, वो एक अपना आर्टिकल लिखते हैं और फिर न्यूज़पेपर के रूल्स एंड रेगुलेशन में पूरे रेम्यूनरेशन के रूप में 1000 रुपीज़ का चेक जो है वो ऑथर ए को भेजा जाता है. अब यदि ए इसमें से हाफ अमाउंट के रूप में 500 रुपीज़ बी को दे देता है तो ये क्या कहलाएगा? आय का मोड़ माना जाएगा. दैट इज़ डाइवर्जन ऑफ द इनकम. तो डाइवर्जन ऑफ द इनकम जो है वह करदाता की आय नहीं मानी जाती है. अनेक बार यह भी देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी वसीयत या न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस मकान या अन्य साधन से आय में हिस्सा दिया जाता है तो इसे भी क्या माना जाता है? आय का मोड़ माना जाता है. तो स्टूडेंट आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्ट रूप से आय को नहीं समझाया गया है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंतर्गत उन आइटम्स का उल्लेख किया गया है जिसमें हम ये कहेंगे कि ये आइटम्स
इनकम में इंक्लूड्स हैं, कि इन्हें आय में सम्मिलित किया जाता है। ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में स्टूडेंट समझाया। नाउ टुडेज़ असाइनमेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रोज़ का मेरा जो आप वीडियो देखते हैं अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि PDF में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में आप अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करिए। तो आज का आपका गृह कार्य है कि जो वर्ड इनकम है, आय है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत उसे आप लोगों को क्या करना है, समझाना है आय को। तो ये पूरा आपका जो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसे आप सॉल्व करेंगे। अब जो मेरा आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इनकम टैक्स के अंतर्गत, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी एग्रीकल्चर इनकम, आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत। सो स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप सभी अपना ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी जो है वह प्रॉपरली करें। होप कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, यह दूर होगी और हम लोग जल्द ही आपस में मिलेंगे। सो वंस अगेन, आप लोग तब तक अपनी पूरी केयर करें और अपना वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट करें। थैंक यू।